तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 65 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज के दिन में ही पूरे के पूरे 5 वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। कल मैं 5 वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 8 वीडियो अपलोड करूँगा तो मेरी व्यूज़ और मेरे गले पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो मैं आज 5 और कल 5 वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि मिलाकर सफिशेंट होंगे। तो इसी के साथ चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को सडनली एक मैसेज मिलता है कि उसे एम्पर के पर्सनल गार्ड खुद मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसके लिए लू फेंग तैयार भी हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि वहाँ पर वो ज़रूर उसे डिस्पल बनाने के लिए ही आए हुए होंगे। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि उस गेस्ट का स्वागत करने के लिए आया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फिगर वाइट फ्लोइंग वाटर जैसी आ रही होती है, जिनके बीच में एक ब्लड रेड वाइट आर्मर में बंधा होता है, जहाँ पे मार्कस जूनियर इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये एंचेस्टर के 3 पर्सनल गार्ड्स में से हैं, जिनमें से एक जनरल जियो जियो है, जो कि लू फेंग से इंट्रोड्यूसन करवाता है। जनरल जियो जियो एक ब्लडी मैन के टाइप का था, ऐसा समझ लो पानी जैसा बहता लग रहा था। और जैसे ही वो लू फेंग और मोरोसा की तरफ देखता है, वहाँ पे उन दोनों को सफोकेटिंग सा महसूस होता है। और समझ लो तो वो पर्सनल गार्ड थे। तो गॉड किंग्स के पर्सनल गार्ड कितने ही स्ट्रांग हो गए, गॉड किंग्स के ही जैसे ही। यहाँ पे लू फेंग भी उसके डेड साइलेंस में पड़ गया था। अब इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें बताया जाता है कि ये 3 पर्सनल गार्ड्स कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स नहीं हैं, बल्कि ये कोई मिस्टीरियस बीइंग है। लू फेंग अपने इनके बीच के गैप का अंदाज़ा लगा पा रहा होता है कि इनकी पावर कितनी ज़्यादा है। मोरोसा यानफेंग के एंशिएंट किंगडम के कई सारे सीक्रेट्स को ऐसे ही थोड़ा सा जानता था। उसके पास कई सारे नमरस अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। उसे ये पता था कि ये कल्टिवेटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे बंदों को जो कि लू फेंग के पास आता है। लू फेंग उन सबको ग्रीट करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है जनरल जियो को, जो कहता है लू है यहाँ पे एम्पर तुम्हें अपना डिस्पल बनाना चाहते हैं, क्या तुम उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर हम तो तुम यहाँ पे हमारे एम्पर पैलेस में आ सकते हो, अगर नहीं तो तुम वापस जा सकते हो, हमारे ऑफर को डिक्लाइन भी कर सकते हो। लू फेंग उस केव के सामने खड़ा था और वो यहाँ पे कहता है बिना किसी हेजिटेशन की कि ये मेरी बहुत ही बड़ी फॉर्च्यून होगी कि मुझे एम्पर खुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं डिस्पल के रूप में, और मैं ऐसा करना भी चाहता हूँ। अब लू फेंग ने ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली होती है और यहाँ पे वो उसका डिस्पल बनने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन अभी तक वो डिस्पल बना नहीं है। चिंता मत करो, आगे हमें पता चलेगा। सस्पेंस तो बनाए रखनी चाहिए। अब बताया जाता है कि 13 एम्प्रेस ऑफ यानफेंग एंशिएंट किंगडम रॉयल फैमिली में से एम्पर चू की स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। उनके स्टेप्स, उनके हिस्ट्रीज भी लिखे गए कि कैसे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसी कारण लू फेंग भी ऐसा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसे आगे ग्रो करना है तो उसे मास्टर की असिस्टेंस की ज़रूरत है, ताकि वो आगे आने वाले खतरों को अवॉइड कर सके। और फिर हमें सीन चेंज कर एम्पर चू पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल जियो जियोन फाइनली आता है और कहता है कि बहुत अच्छे, चलो मुझे फॉलो करो। और वो लू फेंग को अपने हाथों में रैप करते हुए कहीं और ले जाते हैं। और मार्कस चूयून भी रास्ते में लू फेंग से कांग्रेचुलेसन कहते हुए बोलते हैं कि ब्रदर लुओ कांग्रेचुलेसन। तो लू फेंग एक्सप्रेस करते हुए कहता है थैंक यू, ये सब आपके ही वजह से है, क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ कैपिटल में न लाते तो ऐसा होता ही नहीं। तो वो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ के कारण ये सब हुआ है कि तुम इतने ऊपर आ पाए हो। जिसके बाद एम्पर चू को कहते हैं जहाँ पे तुम सब जा। अब देखो वो लोग थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एम्पर चू के पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पे एम्पर चू सबको जाने को कहते हैं, जहाँ पे वो अकेले में लू फेंग से मिलना चाहते हैं। अब गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे लू फेंग वहाँ जियान टाओ को पीछा करते हुए वहाँ पे केओटिक डार्कनेस में आ जाता है। और मूवमेंट लेटर ही लू फेंग और जियान जाओ एंशिएंट हॉल में आ जाता है, जहाँ पे एक ब्लडी फिगर बैठा हुआ था। और उस ब्लडी फिगर की मानो पावर अनंत होती है। और लू फेंग वहाँ पे आते ही नर्वस सा फील होने लगता है, उसकी टेरिफाइंग ब्रेथ ही बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि लू फेंग जो कि प्राइमोडियल पाथ ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहा था, वो भी इसको देखकर सहम सा जाता है। और लू फेंग जान जाता है कि ये जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो कोई और नहीं एम्पर चू है। और यहाँ पे जियान जियो को दिखाया जाता है, जो कि ग्रीट करते हुए कहता है योर मैजेस्टी, मैंने लूहे को ले आया है। जिसके बाद एम्पर साइलेंटली वहाँ पे नोट करते हैं, जिसके बाद जियान जियो भी वहाँ से चला जाता है और बचते हैं तो सिर्फ लू फेंग और एम्पर ही। अब एम्पर चू लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं लू है, मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में जाना और मुझे पता चला कि तुम ओरिजिनल यूनिवर्स से आए हो। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ ओरिजिनल यूनिवर्स से। तो एम्पर चू स्माइल करते हुए कहते हैं कि जो बिलोंगिंग है
ओरिजिनल यूनिवर्स में वो बहुत ही स्ट्रांग है। तुम यहाँ पे इतने डिफिकल्ट रास्तों को चूज करते हुए फिर भी ट्रू गॉड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केओस रियलम ट्रांसेंडेंट लेवल में आ चुके हो, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि हमें इन सबको लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि नंबर्स ऑफ एंचेस्टर कल्टिवेटर्स बहुत ही कम हैं और यहाँ पे ये बहुत ही कम उभरते हैं ओरिजिनल यूनिवर्स में आने के बाद, और वो सभी यहाँ पे आते हैं लेकिन फिर भी वहीं पर अटक के रह जाते हैं। अब लूफिंग सारी चीज़ों को जानता था। जिसके बाद एम्पर चूज से पूछता है कि चलो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम कोई री इनकारनेटेड कल्टिवेटर हो? और यहाँ तक कि वो इतने पावरफुल थे लेकिन वो भी नहीं बता सकते थे कि कौन बंदा री इनकारनेटेड है और कौन नहीं। और यहाँ पे उन्हें लूफिंग की पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि लूफिंग जरूर री इनकारनेटेड बंदा होगा, लेकिन लूफिंग कहता है कि नहीं। तो एम्पर चू भी हामी भरते हैं। इसके बाद एम्पर चू कहते हैं कि यहाँ पे 13 एम्पर में से मैंने कुछ को ही वहाँ पे कुछ नहीं डिस्पल्स चूज किए हैं और मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं। मैं बहुत ही केयरफुली डिस्पल्स को चूज करता हूँ। पहला, मैं वैल्यू करता हूँ उनके टैलेंट की, और दूसरा मैं उन सबके टेम्परमेंट, उसकी आदतों, उनकी कैसी परवरिश है, उन सबको देखता हूँ। लेकिन तुम्हारी टैलेंट एक्सेप्शनल है और तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने ये चूज किया, फैसला किया कि मैं तुम्हें अपना डिस्पल बनाऊंगा। जिसके बाद एम्पर चू आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि यहाँ जान लो इसके बाद अगर तुम मेरा सच में डिस्पल बनना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि डिस्पल बनने के बाद एक दूसरे की कार्मिक बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और ये रिलेशन बिटवीन मास्टर और डिस्पल्स वो फैमिली के ही जैसा होता है। और जब तुम मुझे अपना मास्टर समझ लोगे तो तुम मुझे कभी भी बिट्रे नहीं कर सकते हो और यहाँ पे किसी और टॉप बेंग्स का हकदार नहीं हुआ कि वो तुम्हें अपना डिस्पल बना सके। तो लूफिंग इन सबको जानता था कि कैसे एक डिस्पल्स और मास्टर बनने के बाद उन सबके अंदर कार्मिक बॉन्ड बन जाती है, उन सबका जुड़ाव हो जाता है और यहाँ पे वो किसी और को टीचर नहीं बना सकता था जब तक कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल ना हो। लूफिंग इमीडिएटली वहाँ पे घुटनों पे आता और कहता है डिस्पल ने सब चीज़ सोच लिया है और ये डिस्पल लूफिंग आपका मास्टर, आपने मास्टर को रिस्पेक्ट करता है। अब ये जानकर एम्पर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लूफेंग अभी अपना नाम लूफेंग बुला रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी जितने भी इस यूनिवर्स में होते हैं सब लोग लूफेंग को लूहे हे से नाम से जानते थे, लेकिन लूफेंग ने अपने रियल नेम को शोकेस करने का यहाँ फैसला किया होता है। लूफेंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेरा ट्रू नेम लूफेंग है और मैं कुछ कार्मिक टाई की वजह से मैंने अपना नाम लूहे रखा हुआ है और यहाँ पे जबकि मैं आपका डिस्पल बनना हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं। तो वो भी हंसते हुए कहता है ठीक है, लेकिन आज के दिन तुम मेरे डिस्पल्स हो आज के बाद और तुम मेरे तीसरे डिस्पल कहलाए जाओगे। तो एम्पर चू कहता है कि लूफिंग क्या यहाँ पे इसके बाद एम्पर चू कहते हैं कि लूफिंग क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? तो लूफिंग कहता है नहीं, डिस्पल खुद ही हैंडल कर लेगा। एम्पर भी सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि यहाँ पे लूफिंग अपने ही कार्मिक टाई से बंधा हुआ होता है। यहाँ पे वो अपने नाम को सीक्रेट रखना चाहता था इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। अब एम्पर चू कहते हैं कि जबकि तुम मेरे डिस्पल बन चुके हो तो चलो मेरे पास कुछ गिफ्ट है जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। पहला तो गिफ्ट यह है कि तुम्हारे पास 2 इनहेरिटेंस है जिसमें से तुम एक को चूज कर सकते हो। पहला तो 8 ट्रिबुलेशन लाइफ फॉर्म्स और जिसका फर्स्ट ट्रिबुलेशन एंड 72 स्वॉर्ड्स ऑफ एनिलेशन होता है, जिसके फर्स्ट स्क्रॉल को तुमने मास्टर कर लिया है लेकिन अब तुम इसे फ्री में ले सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनहेरिटेंस मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ जो कि किसी भी गॉड किंग अल्टीमेट विलम से आगे एक्सीड नहीं करेगी। तो लूफिंग प्रेजेंटली सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक गॉड किंग की अल्टीमेट विलम की इनहेरिटेंस ही लूफिंग के लिए काफ़ी थी। अब करेंटली ट्रिबुलेशन लाइफ फॉर्म, फर्स्ट ट्रिबुलेशन और 72 स्वॉर्ड्स एनिलेशन ये सभी बहुत ही महंगे थे, लगभग 1 लाख मेरिट पॉइंट्स के थे जिसे कि लूफिंग को अभी फ्री में दिया जा रहा था। और यहाँ पे गॉड किंग थर्ड विलम की अल्टीमेट विलम को पाने के लिए लूफिंग को 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ की इसके लिए फाइट करने के लिए तो लोगों की लाइनें लग जाती हैं और 100 मिलियन पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और लूफिंग यहाँ पे कहता है कि सेकेंड गिफ्ट ये है कि अब देखो लूफिंग को सेकेंड गिफ्ट वो देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये एक स्टोन बॉक्स है। अब स्टोन बॉक्स के अंदर 10 पेल ऑफ रेड फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लूफिंग के सोल को नॉरिश किया जा सकता है और ये असल में प्राइमोर्डियल क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट होते हैं जो कि उसे एंचेस्टर से मिले होते हैं और अभी उनके लिए भी ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये प्राइमोर्डियल क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट्स यहाँ प्राइमोर्डियल क्रिस्टल जेड ट्री से कल्टिवेट किया गया है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिरेकलस इफेक्ट है कि ये तुम्हारे सोल को नॉरिश कर सकती है। इसको कंज्यूम करने के बाद तुम आराम से अपनी कॉम्प्रिहेंशन को
बना सकते हो। और ये सभी प्रोडक्ट्स इनर वर्ल्ड के अंदर के नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसको तुम कभी भी मेरिट पॉइंट से एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो तुम इसे अच्छे से यूज़ करना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि 7 तुम अभी केओस रोयलम में रह कर रो, और 3 जब तुम गॉड किंग रोयलम के फर्स्ट स्टेज पे आ जाओ तब लेना। तो लू फेंग भी हामी भरता है, और यहाँ पे वो देख पाता कि मास्टर उसके लिए अभी से ही केयर कर रहे हैं। जिसके बाद एम्परर चू लू फेंग से पूछते हैं कि तुम कौन सा वेपन ज़्यादा यूज़ करते हो। तो लू फेंग अपने बातों से ब्लड शैडो ब्लेड को निकालते हुए कहता है ये वाली। तो ये देखकर वो कहते हैं कि ये तो एक गॉड किंग लेवल ब्लेड एम्परर है, मैं देख रहा हूँ। जिसके बाद एम्परर चू थोड़ा सा सोचते हैं और अपने हाथों को फ्लिप करके एक मास ऑफ मल्टी कलर अर्थ निकालते हैं, जो कि ब्लड शैडो ब्लेड के ही जैसा होता है। वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ओरिजिनली बताया जाता है कि, और उसके बाद एम्परर चू कहते हैं कि ओरिजिनली तुम्हारा जो ब्लेड एम्परर है उसकी पोटेंशियल गॉड किंग फर्स्ट रियलम में थी जाने की, लेकिन अब उसकी पोटेंशियल बढ़ चुकी है और वो गॉड किंग के अल्टीमेट रियलम तक जा सकती है। और वो कहते हैं कि इसकी जो मटेरियल है वो मैंने अभी तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन तुम्हें और भी ऑक्सिलरी मटेरियल्स अपने से खुद से ढूंढ कर नॉरिश करना होगा। मतलब वो अभी अपने स्वॉर्ड को भी नॉरिश कर सकता है, उसको पावरफुल बना सकता है। और एम्परर चू लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि यहाँ की मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट डिस्पल बना लिया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद से मेड पॉइंट्स को अर्न करना होगा। तो लू फेंग कहता है कि मास्टर ने अभी तक जो किया है वो बहुत है मेरे लिए, और ये तीनों गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। तो एम्परर चू देखते हुए लू फेंग कहते हैं कि मैं इतना सिखाने में तो माहिर नहीं हूँ, तुम्हें खुद से ही प्राइमोरियल पाथ ऑफ लाइफ में यहाँ रिलाई करना होगा, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्टी होगी तो तुम मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। तो लू फेंग कहता है कि ये डिस्पल समझता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें और चाहिए, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। तो लू फेंग कहता है कि अभी के फिलहाल तो नहीं। अब लू फेंग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानता था कि कैसे उसे कल्टिवेट करना है, क्या क्या उसे करना है। तो एम्परर चू कहते हैं बहुत अच्छे, जबकि तुम मेरे डायरेक्ट डिस्पर्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे तुम्हें प्रायोरिटी है कि तुम किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को ले सकते हो, ये टास्क जो कि नॉर्मल रॉयल फैमिलीज फर्स्ट मार्कर्स ले सकते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है। जिसके बाद वो कहते हैं जाओ अच्छे से कल्टिवेट करो और जितनी जल्दी हो सके गॉड किंग बनो, क्योंकि मेरे डिस्पर्स में कोई भी अभी तक गॉड किंग नहीं बना है। तो लू फेंग कहता है कि ये डिस्पर्स समझता है, क्या डिस्पर्स जा सकता है। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे केओस एंड डार्कनेस से लू फेंग निकल चुका होता है। वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सब क्या है। उसे तो बहुत ही पहले बहुत बड़े टीचर गॉड किंग मिल चुके थे, जो कि जीवशांत के होते हैं। अब लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और हमें एम्परर चू को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग को देखने ही लगते हैं। और वो कहते हैं मैं जो थर्ड डिस्पर्स है अनफॉर्चुनेटली मेरी एबिलिटीज़ लिमिटेड है, मैं उसे ज़्यादा कल्टिवेशन रिसोर्सेज नहीं दे सकता हूँ, और बात है तो उसके पास अपनी अलग रास्ते होंगी। और वो इन सब के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिरकार अंत में कितने लोग बचे हुए होंगे, इन सब के बारे में वो सोचने लगता है। फिर वो अपनी आंखों को बंद करके इमर्स हो जाते हैं अपनी कल्टीवेशन में। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि डीचू प्लेस पे वापस आ चुका होता है। मोरोसा भी लू फेंग का लंबे अरसे से इंतजार कर रहा होता है। तो लू फेंग कहता है कि मैं एम्परर का डिस्पल बन चुका हूँ। तो ये सुनकर मोरोसा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए भी एक डर था कि अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो हो सकता है कि उसके लिए और उसके मास्टर के लिए खतरा हो। लेकिन जबकि वो एक गॉड किंग के डिस्पल बन चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट्स भी हो। अब लू फेंग कहता है कि मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ, जब तक कुछ ज़रूरी ना हो मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो प्लान किया था उसी ह्यूआनमू एसेंस फ्रूट को खाने की और अपने कल्टीवेशन में फोकस करने के लिए, क्योंकि वो भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था। तो मोरोसा कहते हैं चिंता मत कीजिए मास्टर। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो बहुत ही खुश होता है कि उसके मास्टर उसके गॉड किंग के डिस्पल बन चुके। जिसके बाद लू फेंग स्टार टावर में आ जाता है और अपने पास से उसी फेवरेट फ्रूट को निकालता है ताकि उसे खा सके। और जैसे ही वो निकालता है उसकी फेंट अरोमा से ही उसकी सोल को अच्छी महसूस हो रही थी। और लू फेंग कहता है कि ये तो सच में एक रेयर ट्रेजर है जो कि मुझे मेरे मास्टर के द्वारा दिया गया है, और इसकी जो सिर्फ स्मेल ही है वो इतनी खास है। और लू फेंग बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मुझे अभी के फिलहाल सिर्फ एक ही खाना है एक समय में, ताकि मैं अपने ओरिजिन कंटेंट के पीक में जा सकूं और मैं अपने मास्टर की रेवेंस का भी बदला ले सकूं, ताकि मैं सी किंगडम्स का बदला ले सकूं। और यहाँ पे उसके पास अभी रिसोर्सेज इन सब के होने के साथ वो इन सब में पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद लू फेंग उसी 8 ट्रिब्यूलेशन लाइफ फॉर्म से 72 ब्लड ऑफ एनिलेशन
कल्टीवेशंस को सीखना शुरू कर देता है। लू फेंग ने उसके एक बाइट को भी लिया होता है जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ चुकी होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लू फेंग क्या करता है, लू फेंग किस लेवल तक जाता है इस तरह ब्रेक थ्रू करके, और मोरोसा कब के उस वेले में ब्रेक थ्रू करने वाला वो भी बहुत जल्द करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।